हेलो एवरीवन। मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हम इस सीरीज पार्ट 2 में आज हम क्या करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है आज से हमारा एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन कवर करी थी, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं मुगल साम्राज्य का पतन एवं क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। ये देखिए, कंप्लीट नोट्स आपके अरेंज हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं न्यू स्टूडेंट्स को बता दूं कि हम इस सीरीज में आखिर क्या, एक मिनट में आपका लूंगी, मैं आपको ये बता दूं हम इस सीरीज में क्या कर रहे हैं। हाँ, हम इस सीरीज में क्या करते हैं, हम 40 साल के पीवाईक्यूज लेते हैं। ये पीवाईक्यूज क्या हैं, यूपीएससी और ऑल स्टेट पीसीएस, इसके अलावा अदर एग्जाम्स जो भी होते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, फिर सारे कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज नोट्स में लगाते हैं। क्योंकि पीवाईक्यू पे जो फैक्ट्स की जो नॉलेज होती है वो बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड होती है, बहुत ही बिखरी हुई होती है, एक ही पीवाईक्यू रिपीटेड फॉर्म में आते हैं। उसको हम सीक्वेंस कैसे करते हैं, एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक से, और आके 360 डिग्री नोट्स को बनाते हैं। इन नोट्स में एक भी पॉइंट कोई फालतू नहीं होता है। इसीलिए हमारी क्लास दूसरी क्लास से बढ़ी है कि यहाँ क्योंकि हम किताब से नहीं पीवाईक्यू से पढ़ते हैं। और ये पीवाईक्यूज भी नॉर्मल पीवाईक्यूज नहीं है, अभी मैं आपको बताती हूँ। आपकी रिवीजन बुक रेडी है, आपको क्या करना है, नोटबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ अपने वो नोट्स तैयार कीजिए जो कल को टॉपर्स के नोट्स के नाम से जाने जाएंगे। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि हम पीवाईक्यूज के लिए क्या यूज करते हैं। ये 3 बुक यूपीपीसीएस में बहुत ज्यादा फेमस है, घटना चक्र। इसमें क्या है, सारे ईयर्स के पीवाईक्यूज होते हैं। घटना चक्र, ये बुक है यूथ कंपटीशन टाइम, और ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है। इन तीनों बुक्स में आखिर है क्या, इन तीनों बुक्स में आपके यूपीएससी के और ऑल स्टेट पीसीएस के जितने भी स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग यूपीपीसीएस, इसके अलावा यूपीएससी के जो अदर एग्जाम होते हैं, सीडीएस, एक सेकेंड, सीडीएस, सीएपीएफ, ईपीएफओ, जियो साइंटिस्ट, इसीलिए मैंने तीनों बुक का कंपाइलेशन को लिया है ताकि आपका एक भी पीवाईक्यू मिस ना हो। बहुत ही ज्यादा फेमस है ये, आप देख सकते हैं 1990 से इससे सब में 1990 से सारे पीवाईक्यूज को कवर किया गया है आज तक के। आपने हर टॉपर्स के मुंह से एक बात सुनी होगी, पीवाईक्यू पीवाईक्यू 35 साल के पीवाईक्यू। आखिर इन पीवाईक्यू को करना कैसे होता है, ऐसे। अब दूसरी इंफॉर्मेशन, इन पीवाईक्यू को कैसे मैंने कंपाइल किया हुआ है इन बेसिक बुक से, स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी, जो क्लास 12 की एनसीईआरटी है, और ये स्पेक्ट्रम है। आपने हर टॉपर के मुंह से अगर हिस्ट्री की स्ट्रेटेजी सुनी होगी तो यही सुना होगा, पीवाईक्यू कर लो 40 साल के और ये कर लो। इनको करें कैसे, तो बस इनको ऐसे करना है, पीवाईक्यू लिए 40 साल के पीवाईक्यू लिए, उनको अरेंज किया। एक बिगिनर स्टूडेंट के लिए करना इजी नहीं होता है, और कोचिंग वालों को बिजनेस करना होता है, ये फैक्ट है, इसीलिए वो इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम दिया। इस एक सीरीज से आपको सब कुछ मिलेगा, पीवाईक्यू, नोट्स और रिवीजन, क्योंकि हम नोट्स बनाने के बाद एक्टिव रिकॉल भी करते हैं। एक्टिव रिकॉल की शीट आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद हम पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते हैं, पीवाईक्यू लिए पीवाईक्यू 2.0, मैं लिंक दे दूंगी, इसी कमेंट आप जाके देख लीजिएगा। पहले हम पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यूज लगाते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ नोट्स बनाइएगा, इन नोट्स में कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इन नोट्स का एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां आपको कॉन्सेप्ट की नीड होगी मैं आपको बताती चलूंगी, बट इन नोट्स का एक भी पॉइंट आपको मिस करेंगे। पीडीएफ कलेक्टर नहीं करना है, मेरे साथ बैठ के नोट्स बनाइए। कॉर्नर मेथड है, ये कॉर्नर नोट मेथड सबसे ज्यादा रिवीजन के लिए इफेक्टिव होता है। कैसे बनाते हैं जाके चैनल में देख लीजिएगा, मैंने इस पे वीडियो बनी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहीं से मेन क्लास आज ही से स्टार्ट हो रही है, इससे पहले मैंने टाइमलाइन पे क्लास ली हुई है। आधुनिक भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य का पतन, मैं मिडिल में आपको ब्रीफ में बताऊंगी। अभी एक आइडिया दे देती हूँ कि उस टाइम पे हो क्या रहा था। मुगल साम्राज्य सबसे ज्यादा ताकतवर साम्राज्य था। जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो अब क्या हो जाता है कि शासन पे कौन बैठेगा, कौन लीड करेगा, तो
किस चीज को लेके युद्ध होने लगते हैं। तो 3 लोग होते हैं मेनली, एक होता है मुज्जम, एक होता है आजम, एक होता है कामबख्श। तो इन तीनों में उत्तराधिकार को लेके क्या हो जाती है, लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और फाइनली मुज्जम जीत जाता है, जिसका नाम बहादुर शाह प्रथम पड़ता है। यहीं से हमारी क्लास स्टार्ट है। इन क्लास पे ये सबको मैंने कॉर्नर मेथड्स में कवर कर दिया है, देख रहे हैं कीवर्ड हाईलाइट, और इनका एक एक फैक्ट पीवाईक्यू है, तो यहाँ आपको कुछ भी मिस नहीं करना है, मेरे साथ नोट्स बनाते जाइए। अब हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य का पतन कैसे स्टार्ट हुआ। औरंगजेब की जब डेथ हो जाती है, मैंने बताया इन तीनों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है, जिसमें मुज्जम जीत जाता है और बहादुर शाह प्रथम के नाम से उपाधि ग्रहण करके बैठ जाता है। यहाँ से नोट्स बनाइए, बहादुर शाह प्रथम, ये ईयर लिख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, औरंगजेब की मृत्यु 1700 के बाद तीनों बेटों के बीच युद्ध हुआ। सबसे बड़ा बेटा बहादुर शाह की उपाधि धारण करके बैठा। इसने इसको बेखबर, इसको किस नाम से जाना जाता था, शाहे बेखबर की उपाधि दी गई थी। इसने मराठाओं के साथ क्या नीति अपनाई थी, 1707 में जुल्फिकार खान की सलाह पर मराठा शासक साहू को मुगल कैद से रिहा कर दिया था। पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। धार्मिक नीति, औरंगजेब द्वारा पुनः लगाए गए जजिया कर को समाप्त कर दिया। ये इसने पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया था ऑफिशियली, बट इस मतलब यहाँ पे वसूली कम हो गई थी। ऑफिशियली तो इसने समाप्त नहीं किया था। ये जजिया का क्या होता था, नोट्स में आप लिख सकते हैं। ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, मेनली हिंदुओं से लिया जाता था, बट और भी लोग थे। और क्या कह के लेते थे कि हम आपके मतलब देखभाल, मतलब जो भी आपका इकोसिस्टम है, जो भी आपका राज्य है, हम उसकी देखभाल करने के लिए पुलिस प्रशासन के लिए इस कर को ले रहे हैं, कि हम आपके राज्य को सुरक्षा देंगे और आप अपने धर्म का पालन करें, इसकी अनुमति के बदले में ले रहे हैं। जजिया कर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं आपको मिडिवल में कवर कराऊंगी, बट अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो जजिया कर को अकबर ने समाप्त करा था, लेकिन औरंगजेब ने फिर से लगा दिया। इसके बाद ये जो बहादुर शाह था, इसने ऑफिशियली तो इसका कुछ नहीं किया था, बट यहाँ पे वसूली नहीं होती थी इतनी स्ट्रिक्टली से। उसके बाद एक शासक हुआ मोहम्मद शाह रंगीला, अभी आप आगे पढ़ेंगे, उसने इसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। अगर आप चाहें तो ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखिए, जजिया कर की शुरुआत किसने की थी, मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने इसकी स्टार्टिंग की, इसको उसके बाद अकबर ने समाप्त किया, औरंगजेब ने शुरू कर दिया। उसके बाद जो मुगल में जो मोहम्मद शाह रंगीला था, रंगीला आप लिख लेना, उसने इसको सदा के लिए समाप्त कर दिया। ठीक, धार्मिक कर था, इसका एक एक पॉइंट पीवाईक्यू, और जो मैं एक्स्ट्रा आपको करवा रही हूँ ना, ये जो मैंने एक्स्ट्रा बताया, ये भी पीवाईक्यू ही है। बहादुर शाह प्रथम ने मराठों को दक्कन की सरदेश मुखी वसूलने का तो अधिकार दिया, परंतु चौथ का अधिकार नहीं दिया। ये सरदेश मुखी क्या होता था, 10% एक्स्ट्रा कर लेते थे ये मराठा दक्कन वाले एरिया में। जो ये वाला एरिया होता था, यहाँ पे मराठाओं को 10% अलग से कर लेते थे, उसको ही हम क्या बोलते थे, सरदेश मुखी। और चौथ क्या होता था, 25% लिया जाता था। ये 10% वाला था सरदेश मुखी और 25% वाला था चौथ। ये मतलब सिंपल वे में आप समझे तो मराठा क्या कहते थे, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम पे हमला ना करें तो अपनी आय का सीधे 10% हमें दे दो, मराठा कहते थे। तो जो बहादुर शाह प्रथम था, उसने क्या किया था, सरदेश मुखी को तो ठीक है, हाँ ठीक है, हम आपको 10% दे देंगे, लेकिन चौथ का अधिकार नहीं, मतलब चौथ का अधिकार देने से मना कर दिया था। इन्होंने सिखों के गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप की नीति तो अपनाई, किंतु गुरु जी की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह कर दिया। फिर लोगों ने क्या करा, इनके टाइम पे विद्रोह शुरू हो गया। ये सारे पॉइंट्स एक एक पॉइंट पीवाईक्यू से उठाया है मैंने आपको, और जो एक्स्ट्रा बताया है वो आपके नॉलेज के लिए है कि सरदेश मुखी क्या होता है, चौथ क्या होता है, पूछ सकता है, मैंने आपको बता दिया, आप नोट्स में लिख लेना। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो वीडियो को पॉज करो, तो यही नोट्स बनाओ। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, सबके नोट्स मुझे टेलीग्राम पे आ जाने चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब लोग अपने नोट्स भेजेंगे।
क्योंकि आप ही के जो भी आपके नोट्स होंगे ना बनाए वो उसी से हम टाइम पे रिवीजन करेंगे। अब देखिए जहांगीर शाह साम्राज्यिक पतन की शुरुआत। फिर 1712 में 1713 तक जहांगीर शाह बैठा। जुल्फिकार खान का प्रभाव एवं उपाधियां। ये किसकी मदद से गद्दी पर बैठा था? जुल्फिकार खान की सहायता से गद्दी पर बैठा था। तो उसे उसने क्या किया था? अपना वजीर बना लिया था। इतिहास में अत्यधिक विलासिता के कारण इसे लंपट मूर्ख कहा गया है। क्वेश्चन है कि किसको लंपट मूर्ख की उपाधि दी गई है? तो जहांगीर शाह को। उसने राज्य के मामले में हस्तक्षेप के लिए लाल कुमारी नामक वेश्या को अनुमति दे दी थी। एक एक फैक्ट पीवाईक्यू। राजपूत नीतियां। आमेर के जय सिंह को मिर्जा राजा तथा मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। राजपूतों के साथ इसने क्या नीतियां अपनाई थी? तो दो उपाधि इसने दी थी, एक मिर्जा राजा की, एक महाराजा की। किसको दी थी? लिखा हुआ है। इसने राजस्व में क्या किया था? इजारा व्यवस्था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहांगीर शाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली का काम ठेके कर देने की इजारा प्रथा की शुरुआत हुई। इजारा प्रथा क्या होता था कि ये आप जानते हैं कि एक इजारेदार होता था, एक सरकार। तो सरकार क्या भाई, जो उस टाइम पे राजा वगैरह होते थे, और किसान। ये इनसे कह देते थे आपको हमें एक फिक्स अपना देना होगा। ये फिक्स एक बार वो 10% डिसाइड हो गया किसी घर का, तो अब ये क्या करते थे? किसानों से वसूली करते थे। अब उसके बाद आप इसके लिए कोई लिमिट नहीं लगाई थी, तो इसका परिणाम क्या हुआ? किसानों को बहुत ज्यादा शोषण होने लगा, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। बहुत बहुत मेहनत से मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं। आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने को तो मिलेगी, बट ऐसी नहीं मिलेगी, तो प्लीज बहुत ध्यान से करिए। अब ये देखो, शहादत खान या सैयद बहेंदो ने जहांगीर शाह को गद्दी पर लाने में मदद नहीं की थी। जहांगीर शाह पहला मुगल बादशाह था जो कुर्ता अपने वजीर की कठपुतली बना था। क्वेश्चन बनाया, ऐसा कौन सा पहला मुगल बादशाह था जो अपने वजीर की कठपुतली बनाता? तो जुल्फिकार खान। सॉरी, जहांगीर शाह था जो अपने वजीर जुल्फिकार खान की कठपुतली बनाता। इसके बाद फर्रुखसियर। इसको घृणित कायर की उपाधि दी गई थी। फर्रुखसियर सैयद बंधु कौन थे? अब्दुल्ला खान एवं हुसैन अली खान की मदद से सिंहासन पर बैठा। सैयद बंधुओं को इतिहास में किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। कोड डेट क्वेश्चन, मैंने आपसे बोला था मैंने सब पैटर्न्स पे बनाए हुए हैं, 12 तरीके के पैटर्न्स पे। यही पीवाईक्यू पूछा गया है, बट ये पीवाईक्यू नहीं था, मैंने लाया कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। फर्रुखसियर को उसकी दुर्बलता और षड्यंत्रकारी स्वभाव के कारण घृणित कायर कहा गया। मैंने कहा ना फर्रुखसियर को कौन सी उपाधि दी गई थी? घृणित कायर की। क्यों की कही गई थी? दुर्बलता और षड्यंत्रकारी स्वभाव के कारण। सिख नेता बंदा बहादुर के साथ इसने क्या किया था? मैंने आपको बताया था ना, बहादुर शाह प्रथम के टाइम पे आंदोलन, वो लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। तो वही देखो, 1716 में सिख नेता बहादुर को दिल्ली में पकड़कर फांसी दे दी इसने। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में निःशुल्क व्यापार का शाही फरमान मैग्ना कार्टा जारी कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1719 में सैयद बंधुओं को मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ दिल्ली की संधि की। मराठा सेना की मदद से सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को गद्दी से हटाकर उसकी हत्या कर दी। मुगल इतिहास में किसी अमीर द्वारा सम्राट की हत्या का यह पहला उदाहरण था। सैयद बंधुओं ने क्या किया? मराठा सेना की मदद से फर्रुखसियर को ही हटा दिया गद्दी से। नोट्स बना लेना, अगली क्लास से मैंने नोट्स को थोड़ा और अच्छे से हाईलाइट किया हुआ है। इस क्लास में आप मैनेज कर लो, थोड़ा सा छोटा है। ये मोहम्मद शाह रंगीला, इसने ये जिक्र कर को समाप्त कर दिया था हमेशा के लिए। विलासितापूर्ण जीवन के कारण इसको रंगीला की उपाधि दी गई थी। इसके शासनकाल में चिन कलीफ खान ने जामल उल्क के सहयोग से सैयद बंधुओं का पतन हुआ। इसके काल में हैदराबाद, अवध और बंगाल जैसे स्वायत्त राज्यों का उदय था। इसी के टाइम पे नादिर शाह का आक्रमण हुआ था भारत में 1739 में। उसके देखो पॉइंट, मैंने आपसे कहा था ना, मैंने नोट्स को एक सीक्वेंस फॉर्म में अरेंज किया है। पीवाईक्यूज में क्या था? ये सब बिखरे हुए थे। तो कौन सा पीवाईक्यू कहाँ? ये सब पीवाईक्यू के पॉइंट्स हैं, बट अरेंज नहीं थे, बहुत ज्यादा स्कैटर्ड वे में थे। अब आप खुद ही सोचो, 40 साल के पीवाईक्यू हर स्टेट के कितने स्कैटर्ड होंगे, उनको एक जगह कंपाइल किया हुआ है।
नादिर शाह का भारत पर आक्रमण, फारसी शासक नादिर शाह ने 17, इससे कैसे क्वेश्चन बने थे। दिल्ली पर बर्बर आक्रमण किया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह वह दिल्ली से प्रसिद्ध तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन एवं विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा वापस ईरान ले गया। मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। मयूर सिंहासन क्या था। नादिर शाह के आक्रमण की सफलता का मुख्य श्रेय कमजोर मुगल सम्राट और खराब आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को दिया गया, न कि नादिर शाह किसी असाधारण सैन्य तकनीक को। क्या यहाँ से आक्रमण करके सब कुछ लेके जीत पाया, तो उसमें से कोई सैन्य शक्ति नहीं थी, बल्कि हम ही कमजोर थे। ये चीज पूछी हुई है। उस टाइम पे क्या हुआ, करनाल का युद्ध हो गया। सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है। युद्ध से हमेशा 6 तरीके के क्वेश्चन बनते हुए हैं। मैंने पीवाईक्यू के पैटर्न्स पे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन दी हुई है। 12 तरीके के पैटर्न, उसी पैटर्न्स पे मैंने नोट्स को अरेंज किया हुआ है। वीडियो आप जाके देख लेना नोट्स कैसे बनाए, वहां पे आपको सब मिल जाएगा, कॉर्नल मेथड और ये पैटर्न कौन से ईयर में हुआ, प्लेस, ये इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं युद्ध के। रिजल्ट क्या हुआ, मुगल सेना की करारी हार हुई। केवल 3 घंटे में मुगल सेना पराजित हो गई थी। मुगल साम्राज्य का खोखलापन दुनिया मतलब भारत में उजागर हो गया। मुगल साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ की पूरी तरीके से टूट गई। फारसी आक्रांता नादिर शाह किसके बीच था, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला और भी लोग थे। मुगल दरबार द्वारा अफगान विदेशियों को शरण देने में नादिर शाह की अपार धन संपदा पाने की लालसा। ब्रिटिश शादत खान के उकसावे पर नादिर शाह ने 50 लाख के बदले 20 करोड़ की मांग रखी और दिल्ली पर भीषण कत्लेआम कर दिया था नादिर शाह ने। किसके डिमांड पर, ये पीवाईक्यू पूछा गया, शादत खान के उकसावे पर। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस जो ले गया, तो यहाँ से हमारा कोहिनूर ले गए थे। शाहजहां, उसका निर्माण किसने कराया था, शाहजहां ने। इस पर बैठने वाला पहला शासक शाहजहां और अंतिम कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। उसके बाद तो ये लेके चले गए थे वहां से। आप देख रहे हैं नोट्स को कितने अच्छे वे में मैंने अरेंज किया हुआ है। मतलब पीवाईक्यू के बाद सारे कॉन्सेप्ट्स का एक्सट्रैक्शन, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है। 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद मुझे ये चीज समझ में आई कि नोट्स ऐसे बनाते हैं। और हम क्या करते हैं, फाउंडेशन के नाम पे 100 आवर्स की क्लास करते रहते हैं। अरे भाई क्लास करो, ऐसे नोट्स बनाओ ना। ऐसे नोट तो मुझे आपको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जिससे एग्जाम क्लियर हो। अब बताइए इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपसे जाएगा। ये पीवाईक्यू था, मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था, सिर्फ पीवाईक्यू। अब मैंने यहाँ से ये पॉइंट लेके निकाल दिया, क्योंकि मैंने ये स्पेक्ट्रम में पढ़ा हुआ था। मैं बोल रही हूँ, मैं 2018 से इस फील्ड में हूँ, तो एक बुक को, एक पीवाईक्यू को मैंने इतना ज्यादा घोटा हुआ है, तो मुझे आइडिया है। एज अ बिगनर स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, कोचिंग वालों को आइडिया भी होता है, बट उनका बिजनेस कैसे चलेगा अगर वो ऐसे देने लगेंगे, तो वो अपने भारी भरकम नोट्स कैसे बेच पाएंगे। अब बारी है अहमद शाह की। अहमद शाह 1748 में गद्दी पर बैठा एवं आलमगीर द्वितीय के साथ। इसके शासनकाल में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली दुरे दुरानी अर्थयुक्त का मोती ने 1748 में भारत पर पहला आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली को दुरे दुरानी कहा जाता था। इसका मीनिंग क्या होता है, युग का मोती। उसने भारत पर पहला आक्रमण किया। देख रहे हैं आप नोट्स की अरेंजमेंट। 1748 में अहमद शाह अब्दाली मानपुर की लड़ाई में मुगलों से हार गया। इसके काल में प्रशासनिक बागडोर राजमाता उद्धम बाई के हाथ में थी। अब आपको ये, अगर ये आप कॉर्नल मेथड में तैयार कर लेंगे, यहाँ डिटेल्स, यहाँ कीवर्ड, फिर आपको ये पार्ट हाइड कर देना है, यहीं से रिवीजन करना है। यहाँ आपके पास कीवर्ड्स लिखे हुए होंगे, आप उसको हाइड कर देंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। आलमगीर द्वितीय, इसका वास्तविक नाम अजुद्दीन था। ये प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट था। इसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली में प्रवेश करके व्यापक लूटपाट की थी। ये दुर्रे दुरानी अहमद शाह अब्दाली को कहा जाता है। इसने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए थे। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था तथा मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय था। तो अब बाकी प्लासी का युद्ध मैं आपको आगे डिटेल में कराऊंगी, बट मैंने यहाँ पे इस फैक्ट की नॉलेज का एक सीक्वेंस आपको दे दिया है। शाह आलम द्वितीय, उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई। देखो इसका वास्तविक नाम क्या था, अली गौहर था। इसके शासनकाल में 2 ऐतिहासिक युद्ध हुए, पानीपत का तृतीय युद्ध एवं बक्सर का युद्ध। अभी हम आगे डिटेल में करेंगे, प्लीज लिख लीजिएगा इनके ईयर्स। क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने इससे पहले लेक्चर लिया हुआ है टाइमलाइन पे,
और उसका एक्टिव रिकॉल सेशन भी करा हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। आपको सिर्फ वही एयर करने हैं जो मैं आपको बोल रही हूँ। एक मिनट। रूहेला सरदार नजीब उद्दौला के डर से इसने अपने शुरुआती वर्ष दिल्ली से दूर बिताए। 1702 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया की सहायता से इसने दिल्ली पर सिंहासन पर पुनः प्रवेश किया। दीवानी अधिकार और हत्या। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि के तहत इसने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान किए। दीवानी अधिकार क्या होते थे? राजस्व संग्रह का अधिकार। मतलब अब क्या कर सकते थे ब्रिटिशर्स? टैक्स लगा सकते थे। 1806 में गुलाम कादिर खान द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। 1813 में लॉर्ड बेक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसके बाद शाह आलम द्वितीय पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला पेंशन भोगी सम्राट बन गया। ये सब किसके शासनकाल में हुआ था? शाह आलम द्वितीय के। प्लासी का पानीपत का युद्ध और बक्सर का युद्ध भी हम आगे क्लास में डिटेल में करेंगे। अकबर द्वितीय एवं बहादुर शाह जफर। अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल सम्राट। क्वेश्चन आया हुआ, इन्होंने अंग्रेज तो पूरी तरीके से हावी हो ही रहे थे इस टाइम पे, कैसे हावी हो रहा था आगे की क्लास में देखेंगे, बट ये मुगल साम्राज्य के पतन के दौर के बारे में ब्रीफ में पढ़ रहे हैं। वहीं पे हम पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध को डिटेल में कवर अप करेंगे। यहाँ मैंने बस आपको एक मुगल साम्राज्य का इंट्रोडक्शन, क्योंकि यहीं से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की स्टार्टिंग हो रही है। मतलब मेनली ये चीज हमें मिडिवल में पढ़नी चाहिए, बट मॉडर्न में ही सब करते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कराया है। बक्सर का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, कैसे अंग्रेजों के साथ हुआ लड़ाई, भी हम आगे सब आगे मतलब इसी नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम ब्रीफ में पढ़ लेंगे। बट अभी जो मैं पॉइंट बता रही हूँ आप नोट कर लीजिए। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल सम्राट। इन्होंने समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की और अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए क्या कहाँ भेजा था उनको? इंग्लैंड भेजा। इसके काल में मुगल के सिक्के बंद हो गए। फिर बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल सम्राट। इसका साम्राज्य केवल लाल किले तक सीमित था। मजाक मजाक पे कहा जाता है कि इसका साम्राज्य चांदनी चौक से पालम तक फैला है। पीवाईक्यू बना हुआ है ये। एंड ये वाला पीवाईक्यू आप मानेंगे नहीं, मैंने एसएससी में देखा हुआ था। अगर आप इन नोट से प्रिपरेशन करेंगे ना, कोई भी एग्जाम में जिसमें जीएस आती है इससे बाहर नहीं आएंगी, और वो आ गई तो सिस्टम की फॉल्ट है। क्योंकि मैंने मतलब 35 साल के हर एग्जाम के पीवाईक्यूज को, मतलब आप समझ रहे हैं, ऑल पीवाईक्यूज ऑल एग्जाम्स के सीक्वेंस में अरेंज कर दिया। उसके बाद मैंने एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन जो बेसिक होती है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? पीवाई कोई भी टॉपर इससे बाहर कुछ नहीं बोलेगा अगर वो एक्चुअल टॉपर है। वो कोचिंग में खड़ा होकर बोल रहा है वो अलग चीज है, बट वो कुछ तो सच बोलता ही है, हम ही नहीं सुनते हैं। बहादुर शाह द्वितीय जफर नाम से उर्दू में शायरी लिखता था। मिर्जा गालिब व इब्राहिम जो इसके समकालीन एवं राजकवि थे। यूपीएससी का फेवरेट, समकालीन पे पूछता है क्वेश्चन, और हम कहते हैं कि यूपीएससी कुछ भी पूछ देता है हिस्ट्री में। और ये फैक्ट पता है मैंने कहां से उठाया हुआ है? आरओ के एग्जाम से। बस वही है ना, करने वाली होना चाहिए। ये देखो, रंगून में स्थित मजार पर लिखा है, जफर तू कितना बदनसीब है, जफर दफर के लिए 2 गज जमीन बिना मिली कुके यार में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। जफर तू कितना बदनसीब है, जफर दफन के लिए 2 गज जमीन बिना मिली कुके यार में। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब हमने जितने भी उत्तरवर्ती मुगल सम्राट पढ़े थे औरंगजेब के बाद से, ये उनकी क्रोनोलॉजी है। वही पीवाईक्यू में बहुत ज्यादा क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। एग्जैक्ट ईयर अगर आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट क्रोनोलॉजी याद कर लीजिएगा। पॉज करके नोट्स बना लीजिए आराम से। और ये प्रसिद्ध उपनाम, इसमें 2 और थे, रफीक उद्दरजात और रफीक उद्दौला। ये बहुत ही अल्पकाल के लिए बने थे, अगर आप चाहें तो इनको छोड़ दें, बाकी आप अच्छे से याद करिएगा। अब मुगल साम्राज्य के पतन क्यों हुआ? प्रसिद्ध इतिहासकार सतीश चंद ने साम्राज्य पतन का सबसे मुख्य कारण जागीरदारी संकट को माना है और बेहिस्से जगदल की संख्या बढ़ी और आय घटी। पीवाईक्यू पूछा हुआ है। इस कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं ना स्टेट पीसीएस में, और अब तो यूपीएससी भी पूछने लगा है। 2025 तो उसने एक क्वेश्चन पूछा है, आगे कितने भी पूछते हैं, फिर हम कहते हैं कि पेपर उसने पता नहीं कहां से बना दिया। यहीं से बनता है पेपर, पीवाईक्यू से। दरबारी गुटबाजी व गुटबंदी। दरबार 4 प्रमुख गुटों में बट गया था, तुरानी, ईरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी।
हमने इंडिया को क्या करा, बांट दिया। औरंगजेब की दक्कन की नीति और कठोर धार्मिक राजपूत नीतियों ने साम्राज्य के संस्थापन को पूरी तरह निचोड़ दिया था। उसने एक तो जजिया कर लगाया, गैर मुस्लिम लोगों से लेने वाला, ये सारे कारण थे मुगल साम्राज्य के पतन के। ये दो फेमस लोग हैं जिन्होंने कारण बताया, आप लिख लीजिए। जद्दूनाथ सरकार पतन का मुख्य कारण नैतिक एवं सैन्य पतन माना है, और इरफान हबीब ने कृषक संकट को मुख्य कारण माना है, जिसमें मसलदारों का शोषण अत्यधिक बढ़ गया था, इजारा प्रथा जो आई गई थी। यूपीएससी में या पीसीएस में जहां जहां यूपीएससी लिखा है ना, ये ऑल एग्जाम्स हैं। जागीरदारी संकट मुगल को उनके अनुसार क्या था, सतीश चंद्र ने 18वीं शताब्दी का जागीरदारी संकट मुगल प्रशासनिक एवं वित्तीय संरचना की सफलता का परिणाम था। इतिहासकारों के अपने अपने मत है, ये 3-4 मत पीवाईक्यू में पूछे हुए हैं, तो वो मैंने उठा के यहाँ पे अरेंज करके लिख दिया, क्योंकि कोड बेस्ड क्वेश्चन हर साल 1 या 2 आ ही जाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे कैसे जब मुगल साम्राज्य विभाजित मतलब बिखर रहा था, तो कैसे नई नई शक्तियां उभर रही थी। जब पता है कि सेंटर में सरकार कमजोर होती है, तो अलग अलग क्षेत्रीय शक्तियां फायदा उठाती हैं, अवध, हैदराबाद, रुहेलखंड, बंगाल, कर्नाटक। फिर जब उनको पता चला था दिल्ली में सत्ता कमजोर हो रही है, मुगल साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था इसको बहुत ज्यादा बांध के रखा था। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी माध्यम को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हिंदी माध्यम से सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आप इस तरीके से अरेंज करेंगे, इसको करने में मेहनत लगती है ना। आपको क्या लगता है, ये आपको मैंने जो ये यूसेट फॉर्मेट में दिया है, घंटों की मेहनत है मेरी, सालों का एक्सपीरियंस है, वो मैंने निचोड़ के रख दिया है। आपको क्लास कैसी लगी वो कमेंट करके बताना। किसी ने आपको इस तरीके से पढ़ाया है? इस क्लास का एक एक नोट्स पीवाईक्यू है। मैंने कोशिश करी है कि बेसिक स्टूडेंट को भी समझ में आए, जो बिगनर है। बट पता दिक्कत क्या है कि मेरे पास टाइम लिमिटेड है। आगे देखिए नोट्स अवध के, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अवध राज्य का उदय, उसके नोट्स। ये सारे नोट्स इसी फॉर्म में अरेंज हैं। टीपू सुल्तान की क्या नीतियां थी, प्रथा, देखो युद्ध, वर्ष क्या हुआ, किनके बीच हुआ, कारण क्या थे, परिणाम क्या थे, मद्रास की कौन सी संधि हुई। कितने अच्छे से, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है प्रीलिम्स में। और ये कॉर्नर नोट मेथड भी अरेंज किया है ताकि आप रिवीजन इजी कर सकें। हमारा बस एक ही विश्वास है, भाषा नहीं तैयारी बोलती है। और हिंदी मीडियम के प्रीलिम्स को क्रैक ना हो, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं। हम जब पहले ही वो क्रॉस नहीं करेंगे तो यूपीएससी में सिलेक्शन क्या खाक होगा, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो यूपीपीसीएस हो। इसलिए मैं प्रीलिम्स को क्रैक कर और इसी तरीके से क्रैक करना है। अगर आप बिगनर हैं तो आई वो ये थोड़ा फास्ट है, क्योंकि मैं ये अक्टूबर में कंप्लीट करवा दूंगी। टिल अक्टूबर आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगी। अभी आपको स्लो लग रहा है, बट आप मेरे साथ करते जाइए, हो जाएगा। क्योंकि 6 दिसंबर को आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है। आप दो ही चीजें अलग है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यूपीएससी यूपीपीसीएस की कंबाइंड प्रिपरेशन कैसे करनी है आप जाके देख सकते हैं। एक इकोनॉमी और एक साइंस, तो मैं यूपीपीसीएस के लिए अलग करा दूंगी, पहले करा देंगे, यूपीपीसीएस के लिए बाद में, बाकी सब कुछ आप कर सकते हैं। क्योंकि यूपीएससी अब फैक्ट पूछ रही है और यूपीपीसीएस अब कॉन्सेप्चुअल। आपको वीडियो तो सिर्फ देखना नहीं है, बैठ के मेरे साथ नोट्स बनाने हैं। और जितने लोगों ने नोट्स बनाए हैं मुझे टेलीग्राम पे भेजिए। आपकी क्या कमियां हैं मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके प्लीज बताइए। अगर आपने यहाँ तक क्लास कर ली है तो कमेंट में डन लिखिएगा। एक बात याद रखिए, कड़ी मेहनत और सही दिशाई सफलता की एकमात्र कुंजी है। अगर आप सही डायरेक्शन में मेरे साथ मेहनत करने को तैयार हैं तो वेलकम। इसकी एक्टिव रिकॉर्डिंग शीट मैंने आपको टेलीग्राम पे दी है 100 क्वेश्चंस। आप देखेंगे मजा आ जाएगी आपको। अब सरप्राइज, अगर आपने ये क्लास कर ली है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं, एक्टिव रिकॉल, पीवाईक्यू प्लस पीवाईक्यू 2.0। ये पीवाईक्यू 2.0 क्या है, हर सब्जेक्ट के पैटर्न्स पे जो भी क्वेश्चंस हैं, तो इन्हीं 35 साल के पीवाईक्यू को मैंने उन 12 जो करंट एग्जाम में पैटर्न चल रहा है 3 साल से, बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स जो चेंज हो जाते हैं,
और जो 35 साल के पीवाईक्यू जो घटना चक्र अध्ययन पे दिए हुए वो रिपीटेड फॉर्म में है, तो उनको करंट एग्जाम के पैटर्न्स पे बना के प्रैक्टिस करवाते हैं। इस क्लास में आपको बैठ के नोट्स बनाने हैं, उधर आके आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि प्रीलिम्स में और भी किसी चीज की नीड है तो मेरे को जरूर बता देना, मैं पूरी कर दूंगी आपके लिए। जाइए प्लेलिस्ट में जाके इसके एक्टिव रिकॉल सेशन जरूर करिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हैं ना, आपको किसी भी महंगी टेस्ट सीरीज, ये 5-5 हजार की टेस्ट सीरीज होती है ना, आपको वो करने की नीड नहीं पड़ेगी। मैंने पीवाईक्यू का ही एक नेक्स्ट लेवल तैयार कर दिया है। एग्जाम को क्रैक करने के लिए यही चीजें मैंने आज तक टॉपर्स के मुंह से सुनी है। पीवाईक्यू, एनसीईआरटी, टेस्ट सीरीज। बट इसको करते कैसे कोई बताता नहीं है। कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो अलग अलग बहुत महंगी पड़ती है, मैंने अरेंज कर दी है। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ऐड हो जाना। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।